हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल VSA जयपुर। तो आज हम सोशल स्टडीज में हिस्ट्री का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे विच इज चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अपने नोट्स कॉपी और पेन साथ में लेके रखिएगा और जो भी नोट्स और जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर शेयर किया जा रहा है उसे ध्यान से अपनी नोटबुक में आप उसे नोट डाउन कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां पर आप एक पेंटिंग देख पा रहे हैं, राइट? एक्चुअली में दिस पेंटिंग वॉज ड्रॉन बाय फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो ये एक आर्टिस्ट थे बेटा, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने सीरीज ऑफ 4 इमेजेस बनाई थी। ये देखते थे कि मेरा नेशन जो है वो कैसा होना चाहिए। अपनी इमेजिनेशन को उन्होंने क्या किया था, एक पेंटिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। तो उन्हीं में से जो सबसे बढ़िया पेंटिंग जिसे हम बोलते हैं, जो बहुत चीजें रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप में, दैट इज द पेंटिंग। इसको एक नाम दिया गया विच इज द पैक्ट बिटवीन द नेशन। द पैक्ट बिटवीन द नेशन। तो थोड़ा सा इसको जूम करके इस पेंटिंग को पहले समझते हैं अपन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पेंटिंग फर्स्ट। सो हियर यू कैन सी द पीपल आर वॉकिंग इन अ लाइन, राइट? कैसे जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, ठीक है? इन अ लॉन्ग क्यू दे आर मूविंग एंड एज यू कैन ऑब्जर्व, you can find here the wastage of monarchy। मोनार्की का वेस्टेज का मतलब क्या होता है? यहां पर आपको किंग के जो कपड़े वगैरह होते हैं, जैसे जो मुकुट वगैरह और बहुत सारी चीजें जो किंग के द्वारा पहनी जाती है, वो यहां पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है जी? Here you can see Statue of Liberty holding a torch in her hand, right? कि यहां पर आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या दिख रही है? टॉर्च दिख रही है। दिस टॉर्च रिप्रेजेंट्स द एनलाइटनमेंट ऑफ नॉलेज। कि भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि हम लिबर्टी में आए हैं बिकॉज ऑफ द नॉलेज। ऑल्सो ये जो लॉन्ग क्यू है जो यहां से मूव करती हुई यहां पर जा रही है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दे आर लीविंग द मोनार्की एंड गोइंग टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, ठीक है? इन सब चीजों को देख करके एज यू कैन ऑब्जर्व, जीसस क्राइस्ट एंड द एंजल्स आर क्वाइट हैप्पी, राइट? दे आर हैप्पी एंड दे आर शारिंग देयर ब्लेसिंग्स ऑन द पीपल। वो क्या कर रहे हैं? अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं पीपल पर। ये देखिए भाई कितना बढ़िया ये सीन जो है वो है, राइट? सो दिस वाज द पेंटिंग जो कि ड्रॉ की गई थी फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा। इसका नाम है बेटा, फिर से मैं बताता हूं, द पैक्ट बिटवीन द नेशन। So let's start the notes now. In 1848, Frederic Sorio, a French artist, prepared a series of 4 print visualizing his dream of the world made up of democratic and social republic, as he called them. तो basically अपने dreams को जो फ्रेडरिक सोरियो थे उन्होंने 4 इमेजेस में रिप्रेजेंट किया, जिसमें से एक इमेज को अभी हमने समझा है, राइट? आर्टिस्ट ऑफ दिस टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। देखो क्या होता था उस समय के जो आर्टिस्ट थे बेटा, वो अपनी नेशनलिज्म की भावना को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक फिगर दिया करते थे, पर्सोनिफिकेशन दिया करते थे, राइट? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, हिंदी में कहते हैं हम इसको, कि किसी एक नॉन लिविंग थिंग को या फीलिंग को हम एक मेल या फीमेल लिविंग फिगर हम उसको दे देते हैं, राइट? तो एज सुन एज हम बात करें आर्टिस्ट की फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय की, तो दे ऑल्सो पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। व्हाट दे पर्सोनिफाइड? दे पर्सोनिफाइड फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, कि भाई हमारी आजादी क्या है, वो एक फीमेल फिगर के थ्रू वो उसको रिप्रेजेंट करते थे। नाउ अकॉर्डिंग टू सोरियोज विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। देखिए बहुत तरीके के लोग रहते हैं एक नेशन में, राइट? अलग अलग कम्युनिटी के होते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी चीज है जो उन सबको जोड़ती है। वो चीज क्या है? वो है उन सब में नेशनलिज्म की फीलिंग, राइट? वो नेशनलिज्म की फीलिंग जो है बेटा आती है अगर इफ वी हैव द कॉमन फ्लैग, कॉमन कल्चर वी शेयर, ठीक है? तो उस समय की बात जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्या था कि दे आर आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। कि डिफरेंट नेशन के लोगों को कैसे रिप्रेजेंट किया, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप? उनके नेशनल फ्लैग के थ्रू,
और साथ ही साथ उनकी जो नेशनल कॉस्ट्यूम्स है उसके थ्रू। देन वी हैव दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सॉरियो। सॉरियो ने ऐसे कई सारे इश्यूज को एड्रेस किया और ऐसे ही कुछ इश्यूज को हम इस चैप्टर में गो थ्रू करने वाले हैं। नाउ ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of multinational dynasty. देखो उस समय की बात की जा रही है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बेटा फ्रांस सोसाइटी बहुत अलग अलग प्रॉब्लम से डील कर रही थी। उन सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर पढ़ने भी वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ के आए भी हों, राइट। तो आफ्टर दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन चेंजेस क्या क्या है वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फाइन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो जो सबसे पहली बात हमारे सबके मन में जो भावना आई किस चीज की, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, अपने नेशन के प्रति जो हमारा लगाव है, ठीक है, द अफेक्शन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स इट्स नेशन, दैट इज नोन एज द नेशनलिज्म। तो हमारे नेशन से जो लगाव जुड़ाव है वो पहली बार फील किया गया था राइट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, राइट। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to French citizens. Earlier, there was a rule of monarchy, right? King का रूल हुआ करता था वहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी में, लेकिन as soon as French Revolution took place, तो वहाँ पर जो मोनार्की था वो खत्म हुआ, साथ ही साथ जो लोगों की आज़ादी थी बेटा वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुई। Now, the ideas of La Patrie, the fatherland, and the Le Citoyen emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले सर, मैडम, मॉन्सियोर, मैडम, है ना, तो ये हम एड्रेस किया करते थे। बट राइट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने ली सिटोयन एंड ली सिटोयनी ये उनको एड्रेस करना स्टार्ट किया था, ताकि हम क्या करें, एक कॉमन रूप में उनको देख सकें, राइट। The Estates General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. What are active citizens? There were two citizens, beta. One is active and another one is passive. Active citizens were those who were the members or can appoint the members of National Assembly. ठीक है जी, नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, उन्हें हम एक्टिव सिटीजन्स का नाम देते थे। पैसिव को ऐसा कोई भी राइट, ऐसी कोई भी अथॉरिटी उस समय पर गिवन नहीं थी। देन इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। ठीक है, ये जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे आपको उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज होती जाएगी। यहाँ पर जो अभी हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ है बेटा कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, राइट। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड एंड जो कस्टम ड्यूटीज थी, यानी अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपना माल बेच रहे हो, सब गुड्स आप सेल कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी पहले। ठीक है, 5% कस्टम ड्यूटी फ्रॉम ईच स्टेट यू हैव टू पे अर्लियर, बट राइट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, कुछ कोड बनाए गए, कुछ जो है रूल्स बनाए गए जिसमें इन कस्टम ड्यूटीज को क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यू डू नॉट हैव टू पे द कस्टम ड्यूटीज। आपको विद इन अगर कंट्री, अगर आप अपने गुड्स को बेच रहे हो किसी एक स्टेट से दूसरे में, तो आपको देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे द कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, वन मोर थिंग वाज देयर, दैट इज द यूनिफाइड सिस्टम ऑफ वेट्स। देखिए पहले क्या था, जैसे आज के डेट में आप देखते हो वेट्स होते हैं, हाउ कैन यू मेजर 1 kg ऑफ पोटैटो, देयर इज सर्टेन वेट। ठीक है, कुछ हमने उसको डिफाइन किया, राइट, दैट वेट वाज कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म। ठीक है जी, राइट आफ्टर दिस रेवोल्यूशन, ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड एक वेट बना दिया कि दिस मच अमाउंट विल बी 1 kg ओनली। ठीक है जी, पहले ऐसा कोई भी वेटिंग का सिस्टम नहीं होता था बच्चों। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म होता है राजा के अधीन होना। ठीक है जी, तो रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट
It was the mission and destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. कि भाई यूरोप में सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन हमारा मानते हैं हम फ्रेंच को, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को ये जो है वो एहसास दिलाए कि भाई हम अब किंग के अंडर में नहीं रहने वाले, ठीक है, हमारा एक डिफरेंट नेशन होना चाहिए, हम सॉवरेन होने चाहिए, राइट. Students and other members of educated middle class begin setting up Jacobean club. देखिए मिडिल क्लास जो है वो एक ऐसी क्लास थी जो उस समय पर इमर्ज हुई थी बच्चों. मिडिल क्लास इमर्ज कैसे हुई थी? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट टुक प्लेस इन फ्रांस एट दैट टाइम, राइट. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, कुछ पढ़े लिखे लोग वो एक अपनी सोसाइटी फॉर्म कर रहे थे. दैट सोसाइटी वाज नोन एज द मिडिल क्लास सोसाइटी, राइट. अब इन मिडिल क्लास सोसाइटीज के ऑब्वियसली जो बिलीव्स थे बच्चों, वो बिलीव्स भी कुछ अलग हुआ करते थे. दे बिलीव्ड दैट जो है हमारा एक कॉमन कल्चर होना चाहिए, ठीक है, हमारे ऊपर किसी का रूल नहीं होना चाहिए. आप लोगों ने 3 एस्टेट्स के बारे में पढ़ा था ऑब्वियसली क्लास 9th में. जो फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स, है ना जी. तो बस यही चीज है कि हम उन सब चीजों से छुटकारा चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हम क्या हो, हम फ्री हो. व्हाई ओनली द थर्ड एस्टेट हैज टू पे द टैक्सेस, राइट. तो इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस किया करते थे डिफरेंट कॉफी हाउसेस में, राइट, डिफरेंट सलोन्स में वो डिस्कस किया करते हैं. दे फॉर्म्ड द जैकोबियन क्लब. उन्होंने क्या फॉर्म करना स्टार्ट किया? क्लब्स फॉर्म करना स्टार्ट किए, जैकोबियन क्लब्स. देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी which moved into Holland, Belgium, Switzerland. The French armies began to carry the idea of nationalism abroad. और जैसे जैसे फ्रेंच आर्मी में ये नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा, तो वो आइडियाज को वो डिफरेंट नेशन मतलब फ्रांस से भी बाहर स्प्रेड करने लगे कि भाई जैसे हम फ्री हो सकते हैं वैसे आप एज ए कंट्री भी अपने आप को क्या कर सकते हो, फ्री करा सकते हो, इंडिपेंडेंट, राइट. नाउ थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. नेपोलियन बोनापार्ट का नाम हम सबने सुना है, ठीक है. कुछ लोग उनको हीरो बोलते हैं साहब, कुछ के दिमाग में रहता है कि नहीं कुछ नेगेटिव उन्होंने काम भी किए थे. पूरा हम उनका कैरेक्टर स्केच जो है वो पढ़ेंगे, क्या उन्होंने पॉजिटिव्स हमारे लिए किए, क्या नेगेटिव जो है वो उस समय पर रहे, क्यों वो लोगों के लिए इतने पसंदीदा रहे, क्यों कुछ लोग जो है उनको हेट करते हैं, राइट. तो यहां पर उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात बताइए कि भाई उन्होंने क्या किया, मोनार्की को पूरा डिस्ट्रॉय थ्रू अ रिटर्न ऑफ मोनार्की. नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेपोलियन ने किया था वो क्या किया था बेटा, ही क्राउंड हिमसेल्फ, ठीक है. उन्होंने अपने आप को क्राउन करा था कि भाई मैं अब लीडर हूं यहाँ का, और मैं जो कोड नेपोलियन ने कोड आपको देता हूं उसको आपको फॉलो करना है. बट देयर वर सर्टेन रीजन, जैसे कि फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन द आर्मी, की जबरदस्ती जो है लोगों को आर्मी में भर्ती करना, इन सब की वजह से नेपोलियन को है जो अच्छा नहीं माना जाता था बच्चों. वन मोर थिंग वाज देयर कि हम मानते हैं कि यस उन्होंने डेमोक्रेसी जो है उसको बहुत समय तक एंड भी करा था, बट यस उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका था बच्चे, दैट वाज वेरी गुड, ठीक है. तो उससे हमें काफी सीखने को मिलता है. नाउ द सिविल कोड विच इज 1804. अच्छा, सिविल कोड का बच्चों एक और नाम आता है, इसे हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, ठीक है. सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड, ये इसी का नाम है. और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1804 में. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज. यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड, जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है. डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ. आपने क्लर्जी का नाम सुना था, नोबल्स का नाम सुना था. नोबल्स वो लोग थे जिनको बाय बर्थ फ्रॉम राइट सिंस फ्रॉम बर्थ उनको कई सारी प्रिविलेजेस जो है वो गिवन थी, राइट. इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 9th में ऑलरेडी. लेकिन 1804 में एक कोड बनाया गया नेपोलियन के द्वारा, जिसको नाम क्या दिया गया था? नेपोलियनिक कोड, राइट. उन्होंने उस कोड में एक बात लिखी कि जितने भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ हैं वो सबको क्या कर देना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए, राइट. एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. अब इन्होंने क्या करा जी? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि चाहे वो नोबल हो चाहे वो कोई और एस्टेट से हो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. सब जो कानून की नजर में वो सब कैसे हैं? सब
एकदम इक्वल है, राइट। वन मोर थिंग वाज देयर, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अगर आपके पास पैसे, इफ यू कैन अफोर्ड टू बाय और परचेज अ प्रॉपर्टी, यू कैन हैव द ओनरशिप राइट ऑफ दैट ऑल्सो, राइट। सो ये कोड जो है वो इसमें डिसाइड किया गया था। देन Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues। तो भाई जितने भी नेपोलियन जो थे, नेपोलियन ने कितने ग्रेट काम भी किए थे, देखिए उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है। कहते हैं सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, एकदम इजी। कैसे जो तरीका है बढ़िया से बढ़िया कंट्री को कैसे चलाया जा सकता है, वो नेपोलियन ने हमें सिखाया। ऑल्सो ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो अपन कहते हैं ना राजा का बेटा राजा बनेगा जी, जो फ्यूडलिज्म जो था उस समय पर उसको उन्होंने खत्म किया। नाउ व्हाट नेक्स्ट थिंग ही डिड, एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। जो भी पीजेंट्स थे जो उनके इंडेटनेस में वो भरे पड़े थे, सालों से चले आ रहे थे, जो उधार जो चुका नहीं पा रहे थे और उधार को लेने के लिए और उधार ले लेते थे, तो वो परपेचुअल इंडेटनेस जो थी बेटा उसको उन्होंने खत्म करवाया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उनके समय में काफी इंप्रूव हुआ, ठीक है। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये कितना अच्छा काम हुआ बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन जो थे बड़े खुश हो गए, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, हैं कितना अच्छा कोड या फिर रूल जो है वो लेकर के आए हैं नेपोलियन जी। कि एक स्टैंडर्ड वेट होगा, ठीक है जी, यूनिफॉर्म लॉज होंगे सबके लिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा जी, राइट टू प्रॉपर्टी होगा। ये सब लॉज को देख करके जो बिजनेस क्लास लोग थे वो काफी खुश हुए। अर्लियर मैंने जैसे आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस उनको पे करने पड़ते थे, कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बट आफ्टर नेपोलियन कोड वो सारी चीजें भी अबॉलिश कर दी गई थी। एंड इस सब की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स था ना बेटा वो बहुत इजी हो पाया, बहुत अच्छा इजीली वो क्या कर पा रहे थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर पा रहे थे। नाउ increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of the Europe। देखो महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो अच्छी होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप होते हो तो वो चीज गलत भी होती है। तो नेपोलियन के भी मन में ऐसी ही चीजें आई थी। वो कहते थे फ्रांस तो अब मेरा हो चुका है जी, मेरे अंडर में आ चुका है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना है। आसपास के जो देश हैं दैट शुड ऑल्सो कम अंडर मी ओनली, ठीक है, अंडर माई ज्यूरिसडिक्शन, उसको मैं लाना चाहता हूं। फॉर दैट ही नीडेड अ ग्रेट आर्मी। बड़ी आर्मी चाहिए थी उनको, आर्मी बड़ी चाहिए थी, तो वो क्या करते थे, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है जी, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, जबरदस्ती आर्मी में लोगों को क्या कर रहे थे, वो भर्ती कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने, अब भाई ऑब्वियसली क्या करना था, हमें कंट्री को चलाना था। अब कंट्री के पास पैसा तो था नहीं इतना, राइट, वॉर में खर्चा हुआ, रिवोल्यूशन में खर्चा हुआ, तो वो पैसा कहां से आएगा। तो उन्होंने टैक्सेशन को इंक्रीज किया, टाइप्स ऑफ टैक्सेस कम करे, लेकिन जो टैक्सेस ऑलरेडी लेवीड थे ना बेटा उनको क्या किया, इंक्रीज करना स्टार्ट किया। एंड वन मोर थिंग ही डिड, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो न्यूज़पेपर, जो प्रिंटिंग प्रेसेस, जो भी कहते हैं ना पब्लिसिटी अगर मेरे लिए हो रही है देन इट इज ओके, अगर मेरे खिलाफ होगी, अगर वो मेरे अगेंस्ट जाएगी, तो वो हम उसको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करने वाले। नेपोलियन ने सेंसरशिप भी जो है वो लागू करी थी। नाउ इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ऑल सीम्ड आउटवे द एडवांटेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अब ये सब जो चीजें थी इसकी वजह से लोगों में बड़ा डिस्कंटेंट आने लगा। लोग जो उनको अच्छा मानते थे अब धीरे धीरे वो क्या करने लगे, उनके बीच में उनकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, राइट। नाउ तो ये पूरे चैप्टर में हम इसके बारे में और जो है थरोली पढ़ने वाले हैं। दीज वर द 16 पॉइंट जिसमें हमने इसको कवर किया। नाउ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हम कैसे नेशनलिज्म जो यूरोप में है, जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। So earlier what happened in Europe बेटा, that were divided into different countries, ठीक है, और बिल्कुल भी जो नेशनलिज्म की भावना है, जो जुड़ाव है अपने नेशन से, वहां पर हमें देखने को नहीं मिलता था। So what it says that Germany, Italy,
and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. कि यहाँ के जो रूलर्स थे बेटा उनकी अपनी अपनी खुद की टेरिटरीज होती थी, अपने अपने खुद के कल्चर होते थे, बिलीव्स होते थे, अपने फ्लैग्स हुआ करते थे, कुछ यूनिफाइड नहीं था. एज अ फ्रेंच सोसाइटी हम अगर देखें तो ये नहीं थे. ठीक है, दे वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नेशंस. नेक्स्ट, they did not see themselves as sharing collective identity or a common culture. कि वो क्या करते थे, कोई एक कॉमन कल्चर जिससे वो एक साथ जुड़े, वो ऐसा कोई कॉमन कल्चर उनको नहीं था वहां पर उस समय पर. द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी. जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसके अंडर में क्या आता था उस समय पर, ऑस्ट्रिया हंगरी आता था बच्चों. Now what it says, the Habsburg Empire ruled over Austria-Hungary. In Hungary, half of the population spoke Magyar. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसको अंडरलाइन भी कीजिएगा. कि हंगरी में बच्चों एक स्पेशल तरीके की भाषा बोली जाती थी, विच वॉज मैग्यार. ठीक है, और आधी या आधी से भी ज्यादा हम कह सकते हैं, हाफ या हाफ से भी थोड़ी ज्यादा जो पीपल थे वो मैग्यार ही बोला करते थे. वाइल द अदर हाफ स्पोक द वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स. लेकिन बाकी की जो आधी पॉपुलेशन थी ना बेटा, वो अपनी अपनी लोकल जो भी लैंग्वेजेस थी वहां की वो बोला करते थे. बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर. ठीक है, द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन डेडिकेशन टू द एम्परर. तो ये क्या करते थे जी, रहते तो सब अलग अलग थे, सबके अपने रूल्स थे, सबके अपने कल्चर थे, लैंग्वेजेस अलग थी, लेकिन फिर भी एक चीज थी जो इन सबको जोड़ती थी. वो क्या था, कॉमन डेडिकेशन टू द एम्परर. कि वो अपने एम्परर के प्रति जो है पूरे पूरे डेडिकेटेड थे बेटा. ठीक है जी. एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. एरिस्टोक्रेट्स, रईस जिनको हम बोलते हैं, एक तरीके से रईस माने जाते थे जो. ठीक है, और न्यू मिडिल क्लास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं हम नाउ. What it says, socially and politically, a landed aristocracy was a dominant class on the continent. The members of this class were connected by a common way of life that cut across regional divisions. Their families were often connected by ties of marriages. This powerful aristocracy was a small group. देखिए, एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली उस समय के रईस जो थे ना, उनको बोला जाता था. इनके पास काफी लैंड हुआ करता, जमीनें बहुत होती थी, लैंड ओनर से बिग, काफी पैसा होता था उस समय पर. राइट, तो इनका क्या था कि इनके कॉमन कल्चर था दैट दे वर शेयरिंग. एंड साथ ही साथ ये जो है मैरिजेस में कनेक्ट कैसे होते थे बेटा, कि इनके जो लोग थे ये आपस में ही शादियां किया करते थे. ठीक है, आफ्टर ये जो है बेसिकली किसी और क्लास में मैरिजेस अपने चिल्ड्रन की नहीं किया करते थे. दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज अ स्मॉल ग्रुप. इनका जो नंबर था, पॉपुलेशन थी, वो कम थी. ठीक है, बट दे वर सो पावरफुल एट दैट टाइम. इंडस्ट्रियलाइजेशन began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states it occurred only during the 19th century. देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से देखना आप इसको, कि इंग्लैंड में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही है तो वो कब हुआ था बेटे, सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हुआ इंग्लैंड में. ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट फ्रांस, ठीक है, फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मनी स्टेट्स अकर्ड इन 19th सेंचुरी. जब यहाँ की फ्रांस की बात की जा रही है बेटे, तो ये कब से स्टार्ट हो गया था, 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से फ्रेंच ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पर स्टार्टेड था. पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या, देखिए, जब किसी एक सोसाइटी में, नेशन में इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से इंक्रीज होती हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री होना स्टार्ट होता है, और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो उसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को नाम दे देते हैं. ठीक है, ओके. सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन. जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है बेटा, तो क्या होता है कि एक नई मिडिल क्लास उस समय पर इमर्ज हो रही थी. ठीक है जी. सो इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग. अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एक ये वो लोग थे जो इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे. अब देखो, इंडस्ट्रीज में होती हैं टेक्निकल मशीन्स, कॉम्प्लेक्स मशीन्स, उसमें काम करने वाले जो लोग होंगे ऑब्वियसली स्किल्ड पीपल हुआ करते थे. ठीक है, तो यहां पर बता रहे हैं कि वो कैसी पॉपुलेशन थी बेटे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी. ये वो पॉपुलेशन थी जिसमें
वर्किंग क्लास लोग ज्यादा आते थे। एंड मिडिल क्लास इज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। और कौन थे मिडिल क्लास में? और आते थे जी, इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, बिजनेसमैन आते थे, एंड प्रोफेशनल जैसे कि आपके डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, ठीक है, लॉयर्स हो गए उस समय के। तो ये सब भी हमारे प्रोफेशनल में ही आते हैं बच्चों। और ये सब मिलकर के क्या कंसिस्ट करते हैं? ये सब मिलकर के दे होल कंसिस्ट ऑफ ये अपना मिडिल क्लास, राइट? So it was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity and abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब ये थे भैया पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड थे, स्किल्ड थे, तो ये सोचते थे कि भाई हमारे ऊपर किसी भी किंग का रूल नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, हमारे रूल्स हम खुद तय करने चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना चाहिए, राइट? सो व्हाट हैपेंड देयर, दे वांटेड कि एरिस्टोक्रेसी जो है वो क्या हो, वो खत्म हो, और जो बाय बर्थ जो हमें जो एरिस्टोक्रेट्स को, नोबल्स को बेसिकली जो बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है वो सब खत्म किए जाने चाहिए, राइट? एंड दे वांटेड कि उनका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, राइट? सो राइट आफ्टर दिस पॉइंट, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? This from this topic we will discuss in our next class. I hope you like the videos. Just do like, share and comment. Thank you.